हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉक टेस्ट करने वाले हैं ईवीएस का। पूरा मतलब मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। इसमें 30 क्वेश्चन करने वाली हूँ। जैसे आपका मतलब ईवीएस का पूरा पार्ट आता है 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कितना हुआ, क्योंकि ईवीएस जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है 3 क्लासों में। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, पूरी प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है। 3 क्लासेस में पूरी आपकी ईवीएस खत्म हो गई है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे ये हो जाएगा कि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, यानी अगर आपने क्लासेस देख ली हैं ईवीएस की, तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए कल की क्लास में हम लोगों ने ईवीएस कंप्लीट कर ली थी, यानी कल की जो क्लास थी वो लास्ट क्लास थी ईवीएस की। उसमें हम लोगों ने पेडागोजी के भी लास्ट में मतलब जो पेडागोजी जहाँ से पूछी जाती वो भी हम लोगों ने किया हुआ था। तो आज हम लोग ईवीएस के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको आप मॉक टेस्ट की तरफ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक से क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी क्लासेस मिलती रहें। एंड साथ ही साथ जो भी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट आती है वो आपको बता दी जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें जो बात कही गई है, ये जो क्लास है आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। एंड साथ में जो 5 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग सोशल साइंस यानी एसएसटी कवर कर रहे हैं। एसएसटी में क्लास 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है। क्लास 8 की हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। वहीं पे जो आपको 2 बजे क्लास मिलती है वो बीपीएससी की क्लासेस होती हैं। तो अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 बजे वाली क्लास एंड 5 बजे वाली क्लास दोनों ज्वाइन करिएगा, तभी जाके आपका जीके जीएस कंप्लीट हो पाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, रमा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। यानी मान लीजिए जो उसका घर है वो वहां से उत्तर की ओर चलती है। ऐसे क्वेश्चन आपके में आते हैं और ये इसमें टाइम लगता है। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है आप कैसे कर पाओगे? प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ये सारे क्वेश्चन आराम से करने लगोगे कम टाइम में। तो मान लीजिए जैसे रमा का ये घर है, ठीक है, वो जो चलती है उत्तर की तरफ, तो उत्तर जो है दिशाएं जो होती हैं आपकी, उत्तर हो गया, ये है आपका दक्षिण, ठीक है, फिर ये हो जाता है आपका पूरब, ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, तो जो रमा है, रमा जो जा रही है मतलब अपने घर से उत्तर की तरफ जा रही है। तो मान लीजिए उसका ये घर है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हम लोग यही देखते हैं। मान लीजिए ये रमा का घर है, तो रमा उत्तर की तरफ जा रही है, तो यानी उत्तर की तरफ ये गई 2.5 मीटर तक चली गई। ठीक है, अब वो बाईं ओर बाईं ओर वो मुड़ रही है। तो बाईं ओर जब ये जा रही है तो ये उसका जो सर है सामने की तरफ होगा, तो इस तरफ उसका लेफ्ट होगा, इस तरफ उसका राइट होगा। तो बाईं तरफ मुड़ रही है यानी लेफ्ट तरफ मुड़ रही है। लेफ्ट तरफ वो 5 किलोमीटर तक जा रही है, तो ये हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, अब बात की जा रही है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है, यानी फिर से वो बाएं मुड़ रही है। तो जब वो यहाँ पे आ जाएगी तो उसका फिर लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, क्योंकि उसका फेस इसकी तरफ है। तो बाएं फिर से मुड़ रही है, तो बाएं मुड़ेगी तो फिर नीचे आ जाएगी। तो ये 2.5 जो है वो फिर से चलती है। अब बात की जा रही है वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब उसका घर यहाँ पे है, तो बात ये की जा रही है वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपका पश्चिम की ओर जा रही है, यानी ये उसका घर है और घर से वो 5 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर ये यहाँ की दूरी थी, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा और पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसका घर ही था, तो ये इस तरफ हो जाएगा, इसलिए इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे ही अपना मतलब ऐसे बना के ही जब सॉल्व करेंगे तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यानी जो फूलों की घाटी है तो वो कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और कर्नाटक। जब हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस की थी तो उसमें हम लोगों ने बात किया था फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहा जाता है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा फूलों की घाटी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखिएगा। ये सारे मिक्स क्वेश्चन इसीलिए मैं कर रही हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मानचित्र से भी क्वेश्चन आता है, तो मानचित्र को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं।
मानचित्र को आप टाइम से टाइम देखते रहिएगा क्योंकि वहाँ से 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। ये यहाँ पे आपका नेपाल है, ये उत्तराखंड है, ये न्यू दिल्ली है, ठीक है, ये आपका हरियाणा है, ये पंजाब है, यहाँ पे लद्दाख हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं कि मतलब इसके पड़ोसी राज्य बताइए, जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको आप जब टाइम से देखते रहेंगे, यानी मानचित्र को जब आप टाइम से देखते रहेंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका अभी जनवरी में जो एग्जाम हुआ था या इसके पहले वाला एग्जाम, उसमें ये आया हुआ था। अब ऐसे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गर्म घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जल जीरे में भूनकर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। उपर्युक्त पहेली जो है उल्लेखित मसाले को पहचानिए, यानी ये जो है ये किस में गुण पाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो पहेली की तरह से भी अब बन के क्वेश्चन आने लगे हैं। देखिए लेवल वही, मतलब पे को जो सिलेबस है वही है, पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, इसलिए पेपर का लेवल जो है वो हाई होता जा रहा है। क्योंकि पहले क्वेश्चन जो थे ये ऐसे नहीं आते थे, बट अब ऐसे पूछे जाने लगे, यानी पहेलियों की तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से वो पूछ सकते हैं। तो इसमें पहला आपका हल्दी है, दालचीनी है, जीरा और लौंग है। तो इसमें बात ये की जा रही है कि मैं पतला सा छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गर्म घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। तो हल्दी तो होती नहीं क्योंकि हल्दी तो पीली होती है, ठीक है, दालचीनी भी नहीं होगी आपकी, लौंग भी नहीं हो सकती क्योंकि लौंग काली होती है, और लौंग जो है वो तेल और उसमें खुशबू फैलाती नहीं है। तो इसमें जो है आपका जीरा हो जाएगा क्योंकि जीरा ही दही वो तेल और घी में खुशबू फैलाता है, मतलब तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। तो इसमें आपका जीरा ही सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो भी मैं ऑप्शन दे रही हूँ मतलब आपको बता रही हूँ तो ये मत समझिएगा ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस के ही क्वेश्चन है। ये यहाँ पे जीरा भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है, यानी जो सीएनजी है उसका मुख्य संगठक क्या है। एथेन, प्रोपेन, ब्रोटेन और मेथेन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेथेन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, यानी कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन में 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली है तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, एक दिशाओं से भी क्वेश्चन आता है, मानचित्र से क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है ईवीएस में फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जरूर। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है 3rd सही हो जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही है, उसकी औसत आयु जो है इतनी हो जाएगी। जब आप निकालेंगे तो इसमें आंसर इतना ही आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है, यानी दिशाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कितनी दिशा में मतलब कितनी दूरी पर कौन सी दिशा में चल रहे हैं, फिर आप वहां से वहां उसको मतलब जो है कौन सी दिशा में घर है या फिर विद्यालय है, तो ये क्वेश्चन भी आता है। इसको सॉल्व करने में आप जब पूरा सर्कल बनाएंगे तभी आएगा। और उसके साथ साथ लास्ट में जरूर देखिएगा कि विद्यालय से घर की दूरी पूछ रहा है या फिर घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे घुमा देता है, ठीक है। तो लास्ट में जरूर ये चेक करिएगा एक बार कि घर से पूछ रहा है दूरी या विद्यालय से पूछ रहा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें बात जो कही गई है, आपका घर एक्स और विद्यालय वाई पर है। तो मान लीजिए ये आपका एक्स है, मतलब यहाँ पे आपका घर है, और ये आपका वाई हो गया, ठीक है। अब बात की जा रही है इसमें और एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, यानी ऊबड़ खाबड़ है, कोई सीधा रास्ता नहीं है कि आप सीधे पहुंच सके। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं जो ठीक एक्स के उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। तो यानी आपको ए पर जाना है, और किधर जाना है, उत्तर साइड में जाना है।
ठीक है, तो उत्तर आपका ऊपर ही हो जाता है, तो ये आप यहाँ तक चलेंगे और ये है जो इसकी दूरी वो 60 मीटर है, तो ये 60 मीटर हो गई। अब पहुंच गए आप ए पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो बात कही गई है, फिर बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पूरब 25 मीटर की दूरी पर है। तो ए के ठीक पूरब आपको जाना है, तो पूरब आपका हो जाएगा इस साइड में, और इस साइड में जो पूरब है कितने मीटर जाना है, 25, तो ये आपके 25 मीटर हो गया, और ये हो गया आपका बी, क्योंकि बी पर जाना था, ठीक है। फिर सी पर जाते हैं, यानी अब सी पर जाना है, तो सी पर किस तरफ जाएंगे, जो बी के ठीक उत्तर में है, यानी अब बी के हमको ठीक उत्तर में जाना है, तो ये आपका बी था, तो हम फिर ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर ही उत्तर पड़ रहा है। ये जो है इसको चलना है 100 किलोमीटर, यानी 100 मीटर जाना है आपको की दूरी पर है, और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं, यानी अब जो यहाँ है वो विद्यालय आ चुका है, ठीक है। फिर बात की गई है, और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं, जो सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। तो ये आपका ए था, ये आपका बी था, यहाँ पे ये सी था, ठीक है। अब बात की गई ठीक सी के पश्चिम में 25, तो ये आपका सी है, तो पश्चिम आप इस तरफ जाएंगे तभी आपका होगा, और 25 मीटर, तो ये 25 मीटर होगा। ये है आपका विद्यालय, यानी वाई जो था ये आपका विद्यालय मान लीजिए, एक्स आपका घर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गिवन भी है एक्स घर है और वाई विद्यालय है। जो यहाँ पे पूछा गया है लास्ट में, आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा आपको बतानी है, यानी जो ये तो घर था और पूछ रहा है विद्यालय, यानी यहाँ से आपको घर की दिशा, यानी ये सीधे आपको बताना है। तो ये हो गया आपका जो है ठीक दक्षिण में, क्योंकि ये उत्तर था, और जो दिशाएं होती हैं वो उत्तर, दक्षिण, ठीक है, और ये पूरब और पश्चिम ऐसे ही होती है। तो ये जो है आप यहाँ पे खड़े हैं सीधे उत्तर में, तो पूछा जा रहा है कि जो विद्यालय है उसके सापेक्ष सीधे घर की दिशा बतानी है, तो सीधे आप पश्चिम की तरफ चले जाएंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें जो आपका ऑप्शन है बी सही हो जाएगा, ठीक दक्षिण में। देखिए मैंने कोशिश की है अच्छे से एक्सप्लेन करने की, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से अपनी कॉपी पे इसको बनाइएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक आता है, आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने अच्छे से इसको बना के समझ लिया तो 1 नंबर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और 1 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है। आप जब ऐसे ही बनाएंगे तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आप इसको कम समय में अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि दिशाओं से जो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युग्म मतलब जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूर से स्पष्ट देख सकता है, यानी हम लोगों से 4 गुना वो बेहतर देख सकते हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, जब हम थ्योरी कर रहे थे यानी ईवीएस की जब क्लासेस चल रही थी, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन से पक्षी हम लोगों से 4 गुना देख सकते हैं और कौन से पक्षी हम लोगों से 6 गुना देख सकते हैं बेहतर, ठीक है, और कौन से ऐसे पक्षी जिनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो ये सब मैं हम लोगों ने डिस्कस किया था जब ईवीएस की क्लासेस हो रही थी। इसलिए अगर आपने क्लास नहीं देखी तो 3 क्लास में पूरी ईवीएस मतलब समाप्त हो चुकी है, तो ईवीएस की क्लास भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो इसमें पहला है कौवा और उल्लू हो जाएगा, चील और गिद्ध है, यानी ये जो है 4 गुना देखते हैं हम लोगों से बेहतर, यानी मनुष्य से, या फिर कलचिड़ी और मतलब गरुड़, या फिर बसंत गौरी और कौवा। तो इसमें जो बात कही गई है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बी आपका ऑप्शन सही होगा, चील और गिद्ध, यानी चील और गिद्ध जो होते हैं, और जो बाज, इसमें बाज भी अगर होता तो बाज भी सही था, क्योंकि बाज भी हम लोगों से 4 गुना बेहतर देखता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाज, चील और गिद्ध ये हम मनुष्यों से 4 गुना अधिक स्पष्ट देख सकते हैं और दूरी से देख सकते हैं, यानी जो चीज हमको 2 मीटर से दिख रही है वो उनको 6 किलोमीटर से दिख जाएगी, क्योंकि 4 गुना मतलब 4 किलोमीटर की दूरी से हमसे बेहतर देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के जो हैं युगल यानी जोड़े को चुनिए, यानी मच्छर के द्वारा कौन से जो रोग हैं वो फैलते हैं, मॉस्किटो से कौन से रोग फैलते हैं। पहला है मलेरिया और डेंगू, फिर हैजा और चिकनगुनिया है, फिर हैजा मलेरिया है, फिर चिकनगुनिया है।
तो इससे मच्छर के काटने से कौन से 2 रोग फैलते हैं वो आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी मलेरिया और डेंगू ये मच्छर के ही काटने से फैलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो दवाई बनती है सिनकोना नाम के पेड़ जो होता है उसकी छाल से बनाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो उसका भी आंसर ध्यान रखिएगा कि कौन मलेरिया की जो दवाई है सिनकोना नाम के पेड़ की जो छाल होती उससे बनाई जाती थी। यानी पुराने टाइम में तो लोग उसको बॉईल करके ही पानी पी लेते थे, ठीक हो जाते थे, बट आज की डेट में साइंस काफ़ी डेवलप है तो उसकी दवाई बनाई जाती है मलेरिया, और मलेरिया की बनाई जाती है, डेंगू की नहीं। और जो रोग फैलता है मच्छर के काटने से वो मलेरिया एंड डेंगू दोनों फैलते हैं। आगे चलते हैं 9 पे। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना एक जो है मतलब सेंटीमीटर जो है 950 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है तो जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है, यानी जो इनके बीच की वास्तविक दूरी है, तो ऑप्शन जो है 9 का पहला है 20 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर, या फिर 19.5 किलोमीटर, या फिर 19 किलोमीटर, या फिर 18 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 किलोमीटर इनकी वास्तविक दूरी है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पर्यटन ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार मतलब विवरण दिया, यानी ये जो है इसका विवरण दिया है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। कल हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो कहाँ पे कैसे घर पाए जाते हैं, कहाँ की कैसी जलवायु है, इस पर भी हम लोगों ने बात किया था। यानी लद्दाख है तो लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं, कश्मीर है, श्रीनगर हो गया, केरल है, तो इन पे सब पे हम लोगों ने बात किया था, आप लोगों को चित्र भी दिखाए थे। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी वो जाके देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे, क्योंकि जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी तभी जाके आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो आज का जो मतलब मॉक टेस्ट करने का मेन पर्पस यही है कि अगर आपने कल की थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो आप क्वेश्चन कर लोगे और चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाओगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई, इस क्षेत्र में जो वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, यानी वहाँ का जो तापमान है वो भी गर्म है। ठीक, और जो लोग रह रहे हैं घरों में मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों की मिट्टी से जो है लेपा पोता जाता है, यानी जो घर होता है, घर की जो दीवारें हैं उनको मिट्टी से लेपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है, यानी जो उनकी छतें होती हैं उनको जो ढकते हैं उनको कटीली झाड़ियों से वो बनती हैं। तो ये जो घर हैं वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं? आपका मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान और झारखंड। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्योंकि गर्मी जो है वो ज़्यादातर मतलब जो रेगिस्तान वगैरह है वहीं पाई जाएगी। तो जो राजस्थान है वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे वर्षा भी कम होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पे ही मिट्टी के घर जो हैं बनाए जाते हैं, मिट्टी के घरों में ही लोग रहते हैं, और जो वहाँ की छतें बनाई जाती हैं कटीली मतलब कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 11 पे। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जो चार चिनारी जो है बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वत से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम, यानी जो ये स्थित है वो उसका नाम क्या है, कहाँ पे ये स्थित है? तो इसमें पहला है हैदराबाद, लखनऊ, मंसूरी और श्रीनगर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, जो है ये पर्यटन पाया जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये श्रीनगर में मतलब स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से उस नगर को चुनिए जिसके चुनने की संवेदन शक्ति इतनी क्षीण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। यानी एक ऐसा जानवर है, वो इतने मतलब उसके कान सेंसिटिव होते हैं कि वो अगर हवा चल रही है तो अगर पत्ते मतलब मूव कर रहे हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि ये किसी के व्यक्ति के आने की आहट है या हवा चलने की पत्ते की सनसनाहट है। इतने ज़्यादा वो उनके कान जो है सेंसिटिव होते हैं, वो मतलब डिफरेंस तुरंत पहचान लेते हैं कि हवा चल रही इस वजह से आवाज़ आ रही है, या कोई व्यक्ति आ रहा है, या फिर कोई शिकारी आ रहा है।
ठीक है। तो ये ऐसा कौन सा जानवर है, ये कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसमें है स्लाथ हो जाएगा, कुत्ता है, बाघ है और घोड़ा है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा, बाघ। यानी बाघ जो होते हैं वो इतने उनके कान सेंसिटिव होते हैं कि वो तुरंत पहचान लेते हैं कि जो हवा चल रही है, यानी जो शोर हो रहा है या जो आवाज आ रही, तो वो पत्ते के हिलने की आवाज है या कोई व्यक्ति आया हुआ है या फिर कोई जानवर आया हुआ है। ठीक है, तो इतना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतनी जल्दी वो पहचान लेते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस्लात के बारे में भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इस्लात जो है कितने घंटे सोता है, 17 घंटे। और ये इसकी जो उम्र होती है वो 40 वर्ष है। ठीक है, ये 40 वर्ष जीवित रहता है। ये भालू के जैसा दिखता है बट भालू नहीं होता, इसका नाम है इस्लात। ठीक है, और ये जो एक पेड़ पे रहते हैं ये 5 वर्ष रहते हैं एक पेड़ पे। अपने लाइफ में ये सिर्फ 8 पेड़ पर ही जीवन मूव कर पाते हैं, यानी 8 पेड़ों पर ही रह पाते हैं। ठीक है, और जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं और उसी पेड़ पे उल्टा लटक के सोते हैं। तो इस लात से भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग कर लोगे। यानी उम्र जो है इनकी, यानी कितने वर्ष जीता है, 40 वर्ष। सोता कितने हैं, 17 घंटे सोता है। और 5 पेड़ों पे एक पेड़ पे कितने वर्ष रहता है, 5 वर्ष तक रहता है। ठीक है, अपनी लाइफ में सिर्फ 8 पेड़ ही ये बदल पाता है और जिस पेड़ पे रहता है उसी के पत्ते खाता है, उसी पे उल्टा लटक के सोता है। इसकी यही विशेषता है कि उल्टा लटक के सोता है। ठीक है, सोता कितने घंटे है, 17। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी इसमें युग्म आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला है गेहूं, मूसलाधार जड़ है इसमें। मक्का मूसलाधार जड़ है। गाजर मूसलाधार जड़ है, या फिर बांस जो है उसकी भी जो मूसलाधार जड़ है। तो इसमें ये बताना है कि कौन जो गेहूं है उसकी कैसी जड़ होती है। मक्का है, गाजर है और बांस है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गाजर जो होती है उसकी मूसलाधार जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं रेगिस्तानी जो ओक है, यानी जो ये पेड़ होता है ये कहाँ पाया जाता है। राजस्थानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये दिए गए हैं, इस पे आपको देखना है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। तो पहला है, यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि कहाँ पे पाया जाता है। अगला है, इस वृक्ष की ऊंचाई पारंपरिक प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जहां तक कि भूमि जल स्तर तक ना पहुंच जाए। यानी जब तक जड़ें जो पानी में नहीं पहुंच जाती, यानी जमीन के अंदर इतनी गहराई तक जाती हैं कि जब तक वो पानी के पास ना पहुंच जाए। डी है इसका। इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वर्षों के एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिर से दूसरे तक जमीन पर लिटा देने के देने के बराबर होती हैं। तो इतनी ज्यादा ये इनकी जो जड़ें हैं वो लंबी होती हैं। इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो ये जो है इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो सही है कि जो ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं पेड़, इस वजह से इनमें पत्तियां कम मिलती हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। सी भी आपका ऑप्शन सही है और बी भी। लेकिन डी आपका ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि इसमें ये बात कही कि जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे वृक्षों 50, तो इतनी ज्यादा जड़ें नहीं फैली होती हैं। ठीक है, लेकिन जमीन के अंदर जड़ें यहाँ तक फैलती हैं जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी, सी और ई जो ये स्टेटमेंट कहे गए हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में वो सही है। यानी इसमें बी हो जाएगा, सी और ई। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जाती हैं, यानी वहां तक जाती हैं जब तक उनको जल ना मिल जाए। तो जो इनकी जड़ें होती काफी नीचे गहराई तक मिट्टी में जाती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। तो ये भी आता है कि कहाँ के लोग कौन सा भोजन पसंद करते हैं। क्योंकि ईवीएस जो है पूरे थीम पर आधारित है, वो भी मैंने आपको बताया था कि थीम कितनी है और उप थीम कितनी है। जो थीम है आपकी 6 है, उप थीम कितनी है, 4 है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें जो बात कही गई है कि यानी कहाँ के लोग जो हैं वो मछली को सरसों के तेल में पका के खाते हैं, यानी पका के खाना पसंद करते हैं। तो जम्मू कश्मीर, गोया,
लक्षद्वीप और पांडुचेरी। तो इसमें आपका है जो 15, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कश्मीर में जो है लोग सरसों के तेल में पका के खाते हैं। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए कि नारियल के तेल में अगर मतलब मछली को पका के खाते हैं वो कौन से राज्य के लोग हैं, तो वहीं पे आपका आंसर चेंज हो जाता, गोवा हो जाता। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर सरसों पूछे तो आपका कश्मीर हो जाएगा, लेकिन यहीं पे अगर नारियल के तेल में पूछता तो आपका आंसर गोवा हो जाता। ठीक है, तो ये भी डाउट ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप कर पाओगे, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। यानी एग्जाम हॉल का इतना प्रेशर होता है कि चीजें आती हुई भी नहीं आ रही होती हैं, तो जब तक पहले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वहां पे दिक्कत होगी। इसलिए अगर सरसों के तेल में पूछे तो कश्मीर, और वो नारियल के तेल में पूछे तो गोवा। ठीक है, मछली पका के खाना लोग पसंद करते हैं क्योंकि गोवा में नारियल ज्यादा पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चे के विषय में निर्णय लेने में, समस्याओं की स्थिति में बच्चे को समाधान प्रदान करने में, बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है वो कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन है ए बी सही है, या फिर बी सी सही है, या फिर ए सी सही है, या फिर ए डी सही है। तो इसमें जो डी है बच्चे की क्षमता और कमजोरियों को जानने में, यानी बच्चे की आप कमजोरी जानेंगे, क्षमता जानेंगे कि उसको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तभी जाके आप उसकी मदद कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो रही, कौन सा टॉपिक समझने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें डी आपका सही है। और जो ए ऑप्शन है आपका, यानी बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करेंगे, यानी आखिर बच्चा जो है वो किसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उसको कौन से क्षेत्र में ज्यादा रुचि है। मान लीजिए उसको स्पोर्ट पसंद है, पर आप स्पोर्ट के बारे में कोई ट्रेनिंग वगैरह ही नहीं दे रहे हैं, उसको आप म्यूजिक सिखा रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से इंटरेस्ट लेगा। पहले उसकी रुचि समझिए कि हाँ बच्चा आखिर किस क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसको उसका जो इंटरेस्ट है वो कौन से क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है, तभी जाके आप उसको टीचिंग कराएं या फिर उसको पढ़ाएं। तो इसमें आपका ए और डी तब मतलब जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मसालों का पाठ जो है पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4th के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है, यानी जो आस्था है वो क्या जानना चाहती है, क्योंकि आस्था आस्क्ड हर क्लास 4th लर्नर्स टू शॉर्ट क्वेश्चन, यानी वो उनसे क्वेश्चन तो पूछ रही है छोटे, मतलब कि पहले पूछ रही है मसालों के बारे में। तो वो इससे क्या जानना चाह रही है कि मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व, यानी उसने पाठ पढ़ाया नहीं है लेकिन उनसे को रिलेट करके वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रही है बच्चों से। तो वो उसका जो पूछने का पर्पज है वो क्या है, आखिर क्यों पूछ रही है। तो वो इसलिए पूछ रही है कि एटलीस्ट इसके टॉपिक के बारे में बच्चों को कितना आ रहा है। अगर उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चों को यहाँ तक इस बारे में पता है, तो वो इस हिसाब से पढ़ाएगी। अगर उनको पहले ही पता चल जाएगा कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो थोड़ा सा और गहराई से पढ़ाएगी। ठीक है, तो ये जानना वो चाह रही है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो आपका ऑप्शन है पहला है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना, कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी को पहचानना, यानी वो कक्षा में बुद्धिमान कौन सा बच्चा है वो ये पहचानना चाह रही है। ठीक है, सी अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना, यानी जिनमें अच्छा विश्वास हो कि हाँ ये कर सकते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस हो। अगला जो है डी विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। तो देखिए इसमें जो आपका है ए तो सही है 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाह रही है कि आखिर बच्चे को इस टॉपिक के बारे में कितना पहले से पता है, उसी हिसाब से वो बच्चे को पढ़ाएगी। जो डी है आपका विषय मसाले के विषय में, मतलब मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना वो चाह रही है कि आखिर बच्चे जो हैं उनको इनके बारे में उनके क्या विचार है, उनकी क्या थिंकिंग है, उनके क्या आइडियाज हैं। तो इसमें आपका ए भी सही है और डी भी सही है। अब ये डिपेंड करता है सीटेड पे कि वो कौन सा इसमें चूज करता है, लेकिन इसमें जो आपके आंसर की दी गई थी उसमें ये दोनों मतलब ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ए भी है डी भी है, तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन जो आपका क्लियरली मैं बता देती हूँ, जो आपकी मतलब सीटेड में आंसर की में गिवन है वो आपका ए ऑप्शन है, यानी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना। वो पूर्व ज्ञान को जानना चाह रही है, लेकिन इसमें डी भी आपका सही है, लेकिन जो सीटेड ने इसको मतलब वेरीफाई किया है वो ए ही ऑप्शन है। तो इसमें ए की तरफ ही जाइएगा, आप डी की तरफ मत जाइएगा।
आगे चलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन, माधवी अपने कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई है, यानी एक शिक्षिका है वो कक्षा को अपने क्षेत्र भ्रमण पर ले गई है। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, यानी वो पहले बच्चों को भ्रमण पे ले गई है, कोई यानी फील्ड ट्रिप पे ले गई, फिर उसके वापस आने के पश्चात उसी से रिलेट वो क्वेश्चन कर रही है, यानी उस पर चर्चा कर रही है, यानी क्लास में डिस्कशन हो रहा है कि हाँ आखिर आपने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी, कौन सी चीज़ ऑब्जर्व की, आपको वहाँ पे क्या समझ में आया। तो इस बारे में जो है वो मतलब जो शिक्षिका है यानी जो टीचर है वो बात कर रही है, यानी चर्चा कर रही है। तो ये जो है आकलन वो क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आकलन है वो आपका हो जाएगा अधिगम का आकलन, यानी असिस्टेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग या फॉर लर्निंग, या फिर असिस्टेंस एज लर्निंग, या फिर होगा अधिगम के दौरान आकलन। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है, यानी अधिगम के लिए आकलन हो रहा है। जब आकलन होता है मतलब जैसे कि कुछ सिखाया गया और उसी के दौरान अगर आप पूछ रहे हैं, उसी से रिलेट करके उसी के दौरान अगर आप कोई आकलन कर रहे हैं, उसी से रिलेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अधिगम के लिए आकलन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षिका है वो बच्चों को ले गई फील्ड ट्रिप पे, फिर वहां पे आने के पश्चात वो तुरंत वापस आई तो क्लास में उसी से रिलेट क्वेश्चन कर रही है, यानी डिस्कशन कर रही है क्लासरूम में, तो अधिगम के लिए आकलन कर रही है कि आखिर बच्चे को कितना आया हुआ है। तो इसमें फॉर लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई आपने चैप्टर पढ़ा दिया, कोई आपने पाठ पढ़ाया और फिर उसी से रिलेट तुरंत आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चे को कितना आया है और कहाँ पे बच्चे को दिक्कत हुई है, तो ये अधिगम के लिए आकलन होगा। ठीक है, तो इसमें फॉर लर्निंग हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव है, मतलब संभव होगा जब, तो प्रभावी जो शिक्षण है वो इफेक्टिव है टीचिंग लर्निंग कब प्रभावित होगी। पहला ऑप्शन है शिक्षक अपने पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे, यानी जो शिक्षक है वो ये सिर्फ काम करे कि उसका पाठ जो है वो पूरा हो जाए, तो ये कोई प्रभावी नहीं होगा। शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे, यानी जो जो विद्यालय है यानी जो वहाँ के रूल हैं स्कूल के वो फॉलो करे, उसी के अनुसार वो शिक्षक मतलब अपनी टीचिंग मेथड का प्रयोग करे, वैसे ही बच्चों को पढ़ाए, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षक, अगला देख लेते हैं, शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संपादित करें, यानी जो उसके सहयोगी हैं उन्हीं के अनुसार क्रियाकलाप और पाठ जो है वो निर्धारित करें, यानी बच्चे का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि हमको बच्चे को पढ़ाना है, यानी जो स्कूल है जो मेथड है स्कूल के टीचिंग मेथड है उसमें हमको परिवर्तन लाना है, ना कि बच्चे में। यानी बच्चा जो है सिस्टम के लिए बना है, सिस्टम मतलब सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। तो हमको बच्चे में चेंज नहीं लाना है, हमको अपने सिस्टम में चेंज लाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला जो डी ऑप्शन है, शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्यों को समझने में सहायता मिले, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षक है अगर वो कोई पाठ योजना बना रहा है, वो कोई मेथड पढ़ा रहा है यानी, तो उसमें बच्चे जो हैं अपना ज्ञान का निर्माण कर पाएँ और चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, उसे समझने और सॉल्व करने में हेल्प भी कर पाएँ, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 20 पे। समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के लिए अधिगम में व्यस्त मतलब बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा, तो इसमें पहला है नियमित कार्य, यानी नियमित उनको कार्य दें, पेपर पेंसिल परीक्षण कराएं, श्रेणी मापनी हो या फिर मौखिक प्रश्न हो। तो इसमें जो बात कही गई सामूहिक कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ाने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के लिए सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन, यानी जो सामाजिक मतलब ईवीएस थॉट जो है ग्रुप वर्क दिया गया है, उसमें जो बात कही गई है कि सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी श्रेणी मापनी होना चाहिए, तभी जाके आप ये पता लगा पाएंगे, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 21 पे। एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे, यानी एक ईवीएस के शिक्षक हैं आप
और कक्षा के समूह क्रियाकलाप की आपको योजना बनानी है, यानी जो क्लास का है क्रियाकलाप उसके बारे में आपको योजना बनानी है, यानी उसके बारे में आपको प्लानिंग करनी है या फिर योजना बनानी है। तो आप जो है निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? पहला है बच्चों में अभिरुचि जगाना, प्राकृत में समावेशी, मूल्य प्रभावी या फिर केवल बाहर संचालित की जा सकती है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं 21 जो है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उसमें आपको कौन कौन से मेथड को प्रयोग करना है। तो 21 जो है पहला है इसमें बच्चे में अभिरुचि जगाना, यानी बच्चे में आप इंटरेस्ट जगाएंगे। तो बिल्कुल सही है कि आखिर आप बच्चे में इंटरेस्ट जगाएंगे तभी जाके वो उसमें, अगर कोई सब्जेक्ट है और कोई टॉपिक है बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चा उस टॉपिक में या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले, तो उसको थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, जैसे बच्चे को समझ में आएगा उस हिसाब से आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपका ए सही है। बी जो है प्राकृत में समावेशी, यानी आप सभी को इंक्लूड करेंगे, तो ये भी बात सही है। यानी ये नहीं है कि चाहे बच्चा जैसा भी हो, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो या फिर वो मतलब उसमें दृष्टिबाधिता हो, यानी उसको देखने में प्रॉब्लम हो या सुनने में समस्या हो या फिर उसको चलने में दिक्कत आ रही है या फिर उसको कम समझ में आ रहा है, तो कैसा भी बच्चा आप उसको इंक्लूड करेंगे। डी है मूल्य प्रभावी, लेकिन यहाँ पे बात कही कि केवल बाहरी संचालित की जा सकती है, तो ये आपका कहना गलत होगा कि केवल बाहरी यानी वनली आपसे बाहर के ही संचालित की जा सकती हैं, यानी क्लासरूम में इसका कोई रोल नहीं है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका जहाँ डी है डी ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, तो ये जो है इन पर विचार करने की जरूरत है शिक्षक को। आगे चलते हैं 22 पे। प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है, यानी एक टीचर जो है वो विद्यार्थियों को क्या कर रही है, मतलब वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाना चाह रही है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? तो इसमें जो बात कही गई है पहला ऑप्शन है, यानी 22 जो है इसमें आपका पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपण और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करें, यानी बच्चे को आप कहेंगे कि एक वृक्ष लगाओ और उसकी केयर करो, उसको मतलब टाइम पे पानी देते रहो, ये कहेंगे। या फिर बी है वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वाह आयोजित करेंगे, यानी कि वन संरक्षण पे एक भूमिका कोई आप प्ले ग्रुप करा देंगे या फिर कोई नाटक वगैरह करवा लेंगे। या फिर चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, ये करेंगे। या फिर डी है लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें बच्चा जाएगा यानी फील्ड ट्रिप पे जा रहा है, तो वहां पे जब वो जाएगा तो चीजें देखेगा, समझेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो इसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है। वन संरक्षण पे आप जो कहानी सुनाओगे तो बच्चा तो निष्क्रिय होकर सुन लेगा, लेकिन लास्ट में जब आप क्वेश्चन पूछोगे थोड़ा सा बच्चा एक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व होगा, रियल लाइफ से कनेक्ट हो रही है बातें, क्योंकि बच्चा वहां पे जा रहा है भ्रमण के लिए, और जहाँ पे आप बच्चा भ्रमण के लिए ले जा रहे हो, कोई फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हो, तो वहां पे बच्चा ज्यादा एक्टिव हो रहा होता है, यानी बच्चा वहां पे अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो अगर बच्चा कहीं घूमने गया है तो वहां की चीजें वो जल्दी ऑब्जर्व करेगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ वहां पे कैसी कैसी बातें हैं, कहाँ पे वहां पे क्या क्या कैसा हो रहा है। ठीक है, तो इसके प्रति जब आप ये करेंगे तब बच्चा जो है पेड़ों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो पाएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि वो जाके वहां रियल अपनी आंखों से देखेगा, उसके सारे सेंस प्रयोग हो रहे होंगे, और जहाँ पे सारे सेंस प्रयोग हो रहे हैं एक्टिव होंगे वही जो है टीचिंग मेथड बेस्ट होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 23 पे। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए, यानी ईवीएस के जो शिक्षण अधिगम है, केंद्रित छात्र है, उसके उपागमों की पहचान करनी है। पहला है निरंकुश शैली, अनुज्ञात्मक शैली, समाकलित उपागम या फिर प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो इसमें जो बात कही गई है क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो आपका है निरंकुश शैली, तो निरंकुश शैली की कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है छात्र केंद्रित उपागमों की पहचान करनी है। तो इसमें जो है आपका अनुज्ञात्मक शैली, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर इसमें है समाकलित उपागम, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रक्रिया अभिमुखी उपागम, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी इसमें आपका सी सही है और इसमें आपका डी सही, तो क्वेश्चन नंबर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, 24 पे। हमारे डैश डैश व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। तो इसमें जो बात की गई, हमारे वैल्यू आर पार्ट ऑफ योर डैश डैश बिहेवियर सिस्टम। तो इसमें पहला है भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगतिक या फिर भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों, यानी इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव बोथ। तो इसमें बात कही गई है कि हमारे डैश डैश व्यवहार परक तंत्र क्या है। तो 24 जो है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भावात्मक। यानी हम जो भावनाएं होती हैं, यानी जो हमारे इमोशन होते हैं, यानी इफेक्टिव होते हैं, उसी का प्रभाव पड़ता है, वही मूल भाग है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते 25 पे। ईवीएस प्राकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है, यानी ईवीएस की जो प्राकृति है, यानी जो नेचर है ऑफ ईवीएस कैन बी बेस्ट, तो उसको आपको कैसे व्याख्या करनी है। तो पहला इसमें यह कई विषयों को समाकलित करता है। तो इसमें ये बात सही है, ईवीएस के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, यानी उसके अंतर्गत इन्वायरमेंट भी आ रहा था, ज्योग्राफी भी हो रही थी, पॉलिटी भी इंक्लूड हो रही थी कि हाँ कैसे क्या कानून बने हुए हैं। या बाल केंद्रित है, तो बाल केंद्रित भी हो सकती है, या अनुभवजन्य है, या फिर यह शिक्षण आधारित है। तो 25 जो है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए ए आपका सही है, और इसमें बाल केंद्रित भी सही है, क्योंकि ईवीएस जो है आपकी थीम पर आधारित है, और ईवीएस पूरे बच्चे के अराउंड ही घूमती है, यानी क्योंकि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के ही अंदर बच्चा रहता है, तो इन्वायरमेंट में ईवीएस पढ़ाई जाती है, और ईवीएस के इन्वायरमेंट के अंतर्गत बच्चा भी होता है, तो ईवीएस जो है बाल केंद्रित होती है। वहीं पे यह अनुभवजन्य है, तो ये भी बात सही। यह शिक्षण आधारित है, तो ये कहना आपका गलत होगा कि ये सिर्फ एक टीचिंग मेथड नहीं है, क्योंकि ईवीएस के अंतर्गत आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, ठीक है, चित्र भी दिखा सकते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। या कई विषयों पर आधारित है, क्योंकि इसमें कई विषय इंक्लूड होती हैं। ईवीएस के अंतर्गत आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 पे। नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। पहला है वनस्पति जात और प्राणी जात, जैविक एवं अजैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, रचनात्मक एवं जिज्ञासु। तो इसमें जो है आपका 26 जो है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो बात कही गई है कि कम से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो व्याख्या कर रहे हैं कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें पहला वनस्पति जात एवं प्राणी जात, ये आपका इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जैविक एवं अजैविक भी आता है, लेकिन वहीं पे जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ये आपका पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो 26 है इसमें आपका ऑप्शन जो है, एक मिनट देखिए, वनस्पति जो है वो आती है, और जाति प्राणी जाति भी आती है। जैविक एवं अजैविक भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भी आपके इन्वायरमेंट के ही अंतर्गत आती है, लेकिन रचना एवं जिज्ञासा जो होती है ये नहीं आती है, क्योंकि ये अलग पार्ट हो जाता है, ये मेंटल से रिलेटेड है, यानी कोई बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो ये इन्वायरमेंट के अंतर्गत नहीं आ रहा होता है। तो इसमें आपका ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए, बी और सी। रचना और जिज्ञासा अलग चीज हो जाती है, क्योंकि बच्चा किसमें इंटरेस्ट ले रहा है तो बच्चे से रिलेट कर रहा है, लेकिन इस पे बात कही जा रही है इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो वनस्पति जाति और प्राणी जात तो इन्वायरमेंट के ही है। जैविक एवं अजैविक भी आपको इन्वायरमेंट में ही देखने को मिलता है। सामाजिक यानी सोशल कैसा है, सोशल इंटरेक्ट लोग कैसे हो पा रहे हैं, यानी वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है, तो वो भी आपका इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ रहा होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए, बी, सी सही है, डी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चलते 27 पे। ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। तो इसमें बात कही गई है 27 जो है इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, यानी ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभव को जोड़ देना सर्वाधिक संकेत करता है, यानी जो बच्चा सीख रहा है
उसका जो बाहर का एनवायरनमेंट है, उसका जो अनुभव है, यानी जो घर से लेके आया है, जो अपने आस पड़ोस से लेके आया है, जो उसकी वास्तविक अनुभव है, जो उसके रियल लाइफ में अनुभव किया है, उसको हमको कक्षा के अनुभव से जोड़ देना है। यानी उससे आप जब रिलेट करके पढ़ाओगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर मतलब जाना, या फिर विशिष्ट स्तर की मतलब विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, या पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, या फिर विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक मतलब पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। यानी कि क्लासरूम में आप सिर्फ ये नहीं कि बुकें ही पढ़ा रहे हो, यानी सिर्फ पुस्तक पे पुस्तक पढ़ाते जा रहे हो। पुस्तक भी पढ़ानी, एनसीईआरटी कहता है कि हमको बुक से पढ़ाना है, लेकिन हमको बच्चे की रियल लाइफ से भी जोड़ना है। यानी जो उसका वास्तविक अनुभव है, जो उसने अनुभव किया है अपने आसपास से, अपने घर से जो अनुभव लेके आया, अपने एनवायरनमेंट से जो लेके आया, तो उसको हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हमको बुक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, नहीं, जो उसका अनुभव है उसको भी हमको इंक्लूड करके उसके रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 पे। कक्षा 5 की ईवीएस जो है पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो, यानी सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने की अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशल को बेहतर बनाना, या विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। तो इसमें जो 28 है, इसमें आपका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा कि यानी विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। यानी हम बच्चे को खोजने के अवसर दे रहे हैं। बच्चा अगर कुछ नया क्रिएट करना चाह रहा है, तो अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको हेल्प कर रहे हैं और उसको सीखने के अवसर देंगे। ये नहीं कि क्लासरूम में अगर बच्चा कुछ करना चाह रहा है, कुछ अलग से एक्टिविटी करना चाह रहा है, कुछ वो एक टॉपिक पे अलग से अपनी थिंकिंग देना चाह रहा है, तो उसको हम रोक देंगे। नहीं, बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात को समझेंगे। अगर वो गलत भी कह रहा है तब भी आप तुरंत उसको नहीं रोकेंगे, उसको कहने दीजिए। जब उसकी बात पूरी कंप्लीट हो जाए फिर आप उसको समझाइए कि हाँ, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो हमको खोजने के बच्चे को अवसर भी देने। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो हमको उसको पुश करना है कि हाँ, आप कर सकते हो। बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है टीचर की थिंकिंग। अगर टीचर ये उम्मीद कर रहा है कि बच्चा अच्छा करेगा तो वो बच्चा अच्छा करता है। अगर आप मान लीजिए ये मतलब टीचर कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो नकारे हो, ये है वो है, तो बच्चा अगर करना भी चाह रहा होगा तब भी वो नहीं कर पाएगा। तो टीचर की जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है बच्चे पर। ठीक है, तो हमको बच्चे को खोजने के लिए और सीखने के लिए अवसर देने हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? तो व्याख्यान है, प्रायोगिक है, भूमिका निर्वाह है, या फिर प्रदर्शन है। तो इसमें बात कही गई है कि ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है, यानी कौन सा जो ईवीएस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्रायोगिक है, भूमिका निर्वाह यानी जो है रोल प्ले। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रोल प्ले जब होगा यानी जो प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल कर रहा होता है बच्चा तब भी एक्टिव है, बट जब रोल प्ले करेगा तब भी वो एक्टिव रहेगा। तो इसमें ऑप्शन तो दोनों सही हैं। ठीक है, लेकिन आप जाएंगे तो एक के साथ, क्योंकि एक ही आपको चूज करना है, दो तो इसमें ऑप्शन में दिए नहीं है। तो इसमें आप सी के साथ जाइएगा, क्योंकि रोल प्ले यानी जब बच्चा रोल प्ले कर रहा होगा तो उस जगह पे अपने आप को रखेगा, महसूस करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। जब वो रोल प्ले कर रहा है तो एक्टिव होगा, उसके सारे सेंस भी इन्वॉल्व होंगे। जब सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे तो बच्चा एक्टिव है, वो आराम से सीखेगा, और जो उस दौरान वो सीखेगा उसके दिमाग में स्थायी रूप से रहेगा भी। यानी हमको बच्चा जहाँ एक्टिव है वही हमको पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ही हमको आंसर देना है, क्योंकि नहीं लगा है। क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िएगा, अगर लास्ट में नहीं लिखा होता तो यहीं पे ऑप्शन अभी चेंज हो जाता। ठीक है, लेकिन नहीं दिया है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी रोल प्ले होगा जब बच्चा एक्टिव है, जब बच्चा एक्टिव होगा तो और अच्छे से वो सीखेगा। लास्ट क्वेश्चन है, नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में मतलब विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है, क्या है? संप्रति उपागम, प्रक्रिया उपागम, समाकलित उपागम, या क्रियाकलाप उपागम। तो जो इसमें क्वेश्चन है 30, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रक्रिया उपागम। ठीक है, यानी प्रोसेस अप्रोच। तो इसमें बात ये कही गई है कि शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है, तो इसमें प्रोसेस अप्रोच हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करने थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा।
क्योंकि ईवीएस जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिएगा। सिर्फ 3 क्लासेस में पूरी ईवीएस कंप्लीट है, यानी 1-1 घंटे की क्लासेस हैं, 3 घंटे में पूरी ईवीएस कंप्लीट है। तो जाइएगा, वन शॉर्ट लाइनर में मैंने आपको बताया हो तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ज्वाइन करिएगा। उसके बाद जब आप ये क्लास करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्वेश्चन जो है वो कैसे बन सकते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग सीडीपी के कुछ मॉक टेस्ट करेंगे। जो भी मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिलते हैं ये सारे प्रीवियस के ही क्वेश्चन होते हैं, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये मत समझिए कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि सीटेट जो है क्वेश्चन भी रिपीट करता है। तो क्योंकि जब आपको मॉक टेस्ट करना है या फिर प्रैक्टिस ही करना है तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन ही करिए, कोई नए क्वेश्चन मत करिए। जब प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 बेनिफिट होंगे, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस होगी एंड साथ में आपके प्रीवियस के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे होंगे। तो ये 2 मतलब प्रीवियस के क्वेश्चन करने से 2 बेनिफिट होते हैं। तो इसलिए कल की मॉक टेस्ट या फिर हम सीडीपी के करेंगे या फिर हम वाइगोस्की से रिलेट टॉपिक या क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कल की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 5 बजे जो है वो सोशल साइंस की, उसमें हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी ज्वाइन करिएगा। बीपीएससी की भी क्लासेस आपको मिलती हैं, उसमें हम लोग क्लास 6 की जो है ज्योग्राफी कवर करने लगे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 2 आज आपको क्लास मिली होगी। तो अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 बजे की क्लास देखिएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 3 बजे एंड 5 बजे वाली क्लास देखिएगा। आपको सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इस बार सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार 2025 से सीटेट जो है अगली संस्था एग्जाम कराने वाली, तो आपको सिलेबस एंड पैटर्न सब कुछ चेंज मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में अपना जरूर स्कोर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।